हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी असिस्टेंट है ना की जो वैकेंसी अभी आई है, एक्चुअली आ गया है, सीट पता चल गया है, एग्ज़ाम डेट पता चल गया है 27 जुलाई। जुलाई है ना कि जून है, तो एग्ज़ाम डेट कंफर्म है। सीट 285 है। उसमें अभी आप लोग लाइव के दौरान बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स को लेकर डिस्कस करवा दीजिए। देखिए, इसके अंदर जो ऑप्शनल पेपर है वो थोड़ा सा हट के है, और इसका जो ऑप्शनल है वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव होना सब्जेक्टिव से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है तब जब वो मेन स्ट्रीम का सब्जेक्ट नहीं रहता है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स तो फिर भी आप पढ़ते हो, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे हिस्ट्री है तो चलेगा, ज्योग्राफी है चलेगा, पॉलिटी भी चल जाता है एक हद तक हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़्यादा चलता है। लेकिन उसके बाद के जो भी सब्जेक्ट हैं, अगर हम ऑब्जेक्टिव रूप से ऑप्शनल को देखें तो वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उसी क्रम में अब सवाल है, सिलेबस कहां से फॉलो करोगे? तो सिलेबस वही होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग के ऑप्शनल पेपर का सिलेबस है। जो ऑप्शनल पेपर का सिलेबस है जिसके अंदर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को मर्ज करके एक पेपर बना दिया गया है, उसी में से ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब सवाल है कि बीपीएससी मेंस असिस्टेंट इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां पे देखिए, सेक्शन 1 की बात करें, अगर हम सेक्शन 1 की अगर हम बात करें, यहां पे देखो तो यहां पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। यहां पे पूछा है कि राष्ट्रीय आय का लेखीकरण यानी नेशनल इनकम को कैसे हम मापते हैं, मेजरमेंट और उससे रिलेटेड टॉपिक है। और अर्थव्यवस्था का ढांचा, तो ये जो अर्थव्यवस्था का ढांचा है इसके अंदर क्या क्या होगा। इसके अंदर सिर्फ इंडिया के इकोनॉमी का ढांचा नहीं होगा, बट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझ में आ रहा है। जो डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो इस तरह से इकोनॉमी का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा। दूसरा है, दूसरे सेक्शन पे जब आएंगे तो यहां इकोनॉमिक चॉइस की बात की गई है। किस तरह का कंज्यूमर बिहेवियर्स, प्रोड्यूसर बिहेवियर और मार्केट के फॉर्म यानी बाजार के अलग। देखो, जब इस लेवल पे आपसे सवाल पूछा जाता है ना, तो माइक्रो और मैक्रो, तो मैक्रो तो लगभग पढ़ ही लेते हैं लोग, माइक्रो नहीं पढ़ते, माइक्रो ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं। तो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों मिक्स हो जाता है, उसी का ये एग्जाम्पल है। ये जो बाजार का रूप है, ये जो कस्टमर का बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर है, ये जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। और इकोनॉमिक चॉइस यानी यहां पे कहा गया है कि आर्थिक विकल्प क्या है, उपभोक्ता किस तरह से व्यवहार करता है, रिएक्ट करता है किसी प्रोडक्ट को, इन सबको देख लेकर। जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, वो किस ग्राउंड पे प्रोडक्शन करता है, साथ में मार्केट का जो फॉर्म है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट। अब तीसरा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहां पे निवेश से संबंधित निर्णय तथा आय। क्या है? निवेश, इन्वेस्टमेंट से संबंधित निर्णय, पॉलिसी, एफडीआई, एफआईआई, फलाना ढिमाका, वो सब यहां पे होगा। उससे रिलेटेड इनकम, रोजगार का निर्धारण, आय वितरण, वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप, यानी यहां पे इकोनॉमिक पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ की भी बात की गई है। यानी निवेश, इन्वेस्टमेंट की बात होगी, उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, निवेश से संबंधित डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी। और यहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे पीपीपी मॉडल है, बीओटी मॉडल है, तो ऐसे करके जो अलग अलग मॉडल्स हैं वो भी यहां पे आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। रोजगार यहां पे बात किया गया ना, रोजगार का निर्धारण, आय वितरण, वृद्धि, ये सारी चीजें। इसके बाद आइए थोड़ा ऊपर, इसके बाद थोड़ा आ जाओ, कहां गया, आइए यहां पे। अब जो है, अब यहां देखो बैंकिंग सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, बैंक व्यवस्था
योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक व्यवस्था के क्या उद्देश्य, पर्पस, साधन, मीन्स और साख संबंधित नीतियां, क्रेडिट रिलेटेड पॉलिसीज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम एंड क्रेडिट पॉलिसीज इन अ प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी, फंक्शनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन बैंक इन बिहार टू। समझ में आ रहा है? बिहार टू। बिहार टू। ओके ओके ओके, छोड़िए इसके ऐसे। बिहार टू मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है वो किसमें, जो प्लान्ड डेवलपिंग कंट्रीज है या प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी है, प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी के सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम में उद्देश्य और साधन, ठीक है, और साख संबंधी नीति। इट मींस कि जो हमारा प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी है या कोई भी हो, उसका बैंकिंग सिस्टम, उस बैंकिंग सिस्टम का क्या पर्पस होता है, वहां पे बैंकिंग सिस्टम के द्वारा जो क्रेडिट दिया जाता है उससे रिलेटेड इश्यूज भी आपको यहां पे डालना पड़ेगा। जैसे एनपीए, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट, तो एनपीए भी एक बड़ी समस्या यहां पे जुड़ जाएगा। और बिहार में खास करके कॉमर्शियल बैंकिंग का जो फंक्शनिंग है वो भी, तो यहां पे आरबीआई से लेके जितने बैंकिंग सिस्टम है वो, भारत का बैंकिंग सिस्टम है वो, और साथ में बिहार के अंदर क्या चल रहा है, सरकार की क्या पॉलिसीज है, उनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद यहां पे आ जाइए, यह है टैक्स सिस्टम, टैक्स के प्रकार, अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव, बजट के आंकड़ों के प्रभाव, योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के बजटीय और राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन। क्या कहा है? कहा गया है टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड देयर इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ बजट फिगर्स, ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बजटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इन द प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी। फिर से वही बात, प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी, प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी है। तो प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी में टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंक्लूडिंग जीएसटी को इंक्लूड कीजिएगा, उसके अंदर कई सारे टाइप्स हैं, वो टैक्स के टाइप, टैक्स के बारे में, और उन टैक्स सिस्टम का हमारे ऊपर इंपैक्ट, उसके टैक्स के अंदर भी टैक्स चोरी, ये सब उसके अंदर आ जाएगा, ब्लैक मनी भी आ जाएगा। फिर बजट क्या होता है, बजट कैसे पास होता है, बजट से संबंधित आंकड़ों का इंपैक्ट, ये भी करना है। और फिर से क्या है, योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था, फिर प्लान्ड इकोनॉमी की बात की गई है, प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी में बजटीय और राजकोषीय नीति, यानी फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति और बजटीय नीति। आपको पता है बजटीय नीति अलग हो जाता है, राजकोषीय नीति अलग हो जाता है, और उसके अंदर जो फिस्कल पॉलिसी अगर आ गया तो फिस्कल डेफिसिट भी आएगा, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट भी आएगा। तो टाइप्स ऑफ डेफिसिट जो होता है, जो घाटा होता है, वो भी आपको बजटीय डेफिसिट आएगा। तो टाइप्स ऑफ डेफिसिट का भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे चले, अरे ऊपर आ जाओ, क्या हो, आइए इसको देख लेते हैं। अब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क पद्धति, विनिमय दर, अदायगी शोध, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और बैंक संस्थान, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रैफिक सिस्टम, विवादित है ना, WTO ना, क्यों मोटे हो गए हो भाई तुम, WTO, अब ठीक है, WTO आ जाएगा, WTO आ जाएगा, WTO से परेशान है, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रैफिक सिस्टम। एक तो ये, तो जो ट्रेड ट्रैफिक सिस्टम है और उस ट्रेड ट्रैफिक सिस्टम के कारण जो समस्याएं हैं उनको आपको यहां पे देखना है। एक्सचेंज रेट की बात की गई है,
यानी विनिमय दर कैसे तय होता है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, अलग अलग पैसों के बीच में एक्सचेंज रेट तय कौन करता है, तो इसको देखना है। इसके अलावा क्या है, पेमेंट रिसर्च, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब देखो यहां यही है ना, अब यहां पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और बैंकिंग संस्थान पूछ दिया, आईएमएफ हमने पहले ही लिख दिया, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसे करके और भी है, ब्रिक्स है। तो आपको इसका लिखने का मतलब ये है कि आपको ऐसे और भी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, तो ऐसे और भी संस्थाएं जो फिनेंशियल सपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों को, तो वैसे संस्थाओं के बारे में आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेशनल करेंसी, और जब इंटरनेशनल करेंसी की बात होगी तो करेंसी के साथ साथ आप इंडियन करेंसी और जो वर्ल्ड की फेमस करेंसी है उसको भी जानना, वहां से भी सवाल आ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और बैंक संस्थान की बात यहां पे की जा सकती है। कुछ कुछ जो बैंक्स हैं बाहर के, उनको भी आपको देखना है। बेसिकली यहां पे ज्यादा परेशान नहीं होना है। यहां पे आपका वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सब कैसे काम करता है, यहां पे आपको क्या करना होगा, सेक्शन 2 क्या कहते हैं, देखो पहला सेक्शन हो गया आपका। अब दूसरा सेक्शन जो है ना, इजी है, उतना मुश्किल नहीं है, पूरा का पूरा इंडिया ही है एंड बिहार आपको दिखेगा। चलिए दूसरा सेक्शन देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थनीति के निर्देशक सिद्धांत, योजनाबद्ध वृद्धि, वितरण, न्याय, गरीबी का उन्मूलन, इतना कर लें पहले। इंडियन इकोनॉमी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन इकोनॉमी को लेकर परेशान मत हो जाना कि ये नया डीपीएसपी कहां से आ गया, इकोनॉमी में, पॉलिटी में तो हमने पढ़ा था, इकोनॉमी में कहां से आ गया। तो इसको लेकर परेशान मत होना, जो सामान्य सिद्धांत है इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी का, उसी की बात यहां पे की गई है। इसके बाद प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड ग्रोथ, जो हमारा प्लान्ड ग्रोथ था, जो हमने प्लान्ड इकोनॉमी के दौरान भी किया था, और उसके अलावा पहली पीढ़ी का सुधार, दूसरे पीढ़ी का सुधार, वो भी इसके अंदर आएगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी वितरण का न्याय, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, उस लेवल पे जस्टिस की बात, ये सारी चीजें की गई है। गरीबी का उन्मूलन, यहां पे देखिए पॉवर्टी, ठीक है, इरेडिकेशन, पॉवर्टी की बात की गई है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा, संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी का जो संस्थागत ढांचा है, ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है, उसको लेके यहां पे तो बहुत डेप्थ सवाल नहीं बनेगा, कोई यहां पे बहुत फैक्ट नहीं होंगे, यहां पे समझ के साथ आप सवाल सॉल्व करेंगे। इसके बाद संघीय शासन संरचना, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय आय, उसका क्षेत्रीय वितरण, गरीबी कहां कहां और कितनी, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, देखिए एग्रीकल्चर की बात होगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात होगी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की बात होगी, नेशनल इनकम की बात होगी, और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, पॉवर्टी एंड इट्स एक्सटेंट की बात होगी, कहां किस राज्य में कितनी गरीबी है, तो वो आपको डाटा याद करना पड़ेगा, वो डाटा आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा नेशनल इनकम तो है ही है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस की बात यहां पे करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप देखोगे कि कहां पे क्या कैसे है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फिर उसके अंदर कहां पे किसको, ओपन इन्वेस्टमेंट वाला जो सेक्शन था ना, वहां पे ये भी देखना होगा किसको, किस सेक्टर को एफडीआई के लिए पूरा ओपन किया गया, किसको नहीं किया गया, टाइप की चीजें, वो सब भी देख लीजिएगा। पॉवर्टी एंड एक्सटेंट तो चलो ठीक ही है। आइए यहां पे अब क्या है भैया, अब यहां देखो, यहां भी एग्रीकल्चर की बात हो रही है, यहां भी कृषि उत्पादन की बात हो रही है, एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात हो रही है, लैंड रिफॉर्म की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल चेंजेस की बात, टेक्नोलॉजी चेंजेस की बात हो रही है, और औद्योगिक क्षेत्र से सहसंबंध, ओवरऑल एग्रीकल्चर के सारे मुद्दे को यहां पे डाल दिया गया है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को डाला गया है, तो प्रोडक्टिविटी अपने डाल दीजिएगा, प्रोडक्शन इसने डाला, प्रोडक्टिविटी साथ में ऐड कर लेना। लैंड एग्रीकल्चर पॉलिसीज सरकार की जो है वो यहां पे डालिएगा, यहां सब एमएसपी से लेके सब आ जाएगा। इसके बाद जो लैंड रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म कैसे चकबंदी, हदबंदी, सीलिंग, ये सब किया गया था, और
लैंड रिफॉर्म को लेकर जो सरकार के शुरू से इनिशिएटिव है वो कहां तक एग्जीक्यूट हुए, किस एक्सटेंट तक वो पहुंचा और कहां पे उसका एक बाउंड्री खींचा गया, वो भी ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर के अंदर जो मशीनीकरण हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी के चेंजेस हैं, वो भी ध्यान रखने हैं कि कहां कैपिटल बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर हो रहा है, उसके फायदा नुकसान, कहां ह्यूमन लेबर बेस्ड एग्रीकल्चर हो रहा है, उसके फायदा नुकसान। इसके बाद कोरिलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी क्या कहते हैं, कोरिलेट करना है, यानी उसको कनेक्ट करना है किसके साथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ, उसको कोरिलेट कीजिए कि कैसे जो एग्रीकल्चर है उससे इंडस्ट्री को फायदा होता है और इंडस्ट्री से कैसे एग्रीकल्चर को, तो दोनों को कोरिलेट कर देना है। फिर यहां पे आइए अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, जितने अभी तक पॉलिसीज बने हैं सारे आपको पढ़ने हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का क्षेत्रीय वितरण, ठीक है, क्षेत्रीय वितरण का होगा रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद एकाधिकारी प्रथा का नियंत्रण और एकाधिकार मोनोपोली की बात की गई है, देखो, है ना, मोनोपोली प्रैक्टिस की बात की गई है, उस पर कैसे कंट्रोल किया गया है और कैसे एकाधिकार भी है। कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पे जैसे 7-8-10 कंपनियां हैं सीमेंट के सेक्टर में, वहां पे उनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है, तो वो सारी चीजें यहां इंक्लूड है। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड एमआरटीपी एक्ट जो भी था वो सब यहां पे आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद एग्रीकल्चर, इसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण, ठीक है, पॉलिसीज रिलेटेड टू प्राइसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड, अच्छा, प्रोक्योरमेंट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्या लिख रहा है, आपने एमएसपी का नाम सुना है ना, उचित और लाभकारी मूल्य का नाम सुना होगा, जो गन्ने के लिए होता है। तो कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का वैल्यू निर्धारण कैसे होता है, उनकी कीमत का निर्धारण कैसे होता है, और इसके साथ अधिप्राप्ति अधिप्राप्ति, सार्वजनिक वितरण यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, इसको आप अच्छे से बताएंगे, पीडीएस को आपको अच्छे से जानना है। इसके अलावा C2 का जो फॉर्मूला है वो सब यहाँ पे कीमत निर्धारण में जो होता है वो सब, शांताराम कमेटी, ये सबको भी यहाँ पे ध्यान आपको रखना है। ये बेसिकली जो आप ऊपर में पहला सेक्शन कर रहे हो ना, उसका एक तरह से इंडियन वर्जन है। जो पहला सेक्शन कर रहे हैं उसमें इंडियन वर्ल्ड, यानी पहला जो सेक्शन है इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उससे रिलेटेड फैक्ट्स, वो इंडिया, बियॉन्ड इंडिया के बाउंड्रीज, यानी अलग अलग देशों से में कहां पे वो क्या काम कर रहा है, वो सब पढ़ना है। उसके बाद वही सारी चीजों को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेके आना है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको फिट करना है। इंडियन रूल क्या है, बस यही कुछ है। देखिए, जैसे इसको कैसे आप देखोगे कि मैं सही ही कह रहा हूं। अब देखिए, ऊपर में भी आपने पढ़ा था ना, ऊपर में आपने पढ़ा था ना, राजकोषीय वितरण, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर में फिजिकल की बात हुई थी। जहां राजकोषीय की बात करेंगे तो वहां सब एक साथ पढ़ोगे ना। अब फिर यहां इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आता है। बजट ऊपर में भी देखा था ना, बजट की टेंडेंसी, बजट की प्रवृत्ति, बजटरी ट्रेंड्स क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसके अलावा देखो मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और साख की प्रवृत्ति, मॉनेटरी एंड क्रेडिट ट्रेंड्स, किस तरह से उधारें दी जाती है, लघु बैंक भी यहां पे आ जाएगा, पेमेंट बैंक भी आ जाएगा, टाइप्स ऑफ क्रेडिट के तरीके आ जाएंगे, और बैंकिंग सिस्टम, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यहां बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई से लेके जितना नीचे तक पहुंचना है पहुंच जाओ। इसी तरह की कुछ बात ऊपर भी हो रहा था। रिपीटेशंस हैं किसी भी ऑप्शनल पेपर का। यदि फर्स्ट पेपर आपने ठीक कर लिया तो सेकेंड पेपर में बहुत समय नहीं लगता, वहां से आपको सेकेंड पेपर में मदद मिल जाती है। इसके बाद विदेशी व्यापार और अदायगी। अब देखिए, फॉरेन ट्रेड आएगा ना तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आ जाएगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आ जाएगा, यानी व्यापार संतुलन भी आ जाएगा और भुगतान संतुलन भी आ जाएगा। तो उसको देखिए, अच्छा यहां लिख ही दिया गया, अदायगी कोर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ही नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी करके जाना, सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद भारतीय योजनाएं, योजनाएं सिर्फ 5 ईयर प्लान नहीं, और भी जो अलग अलग योजनाएं आई हैं उसको भी देखना है, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी स्ट्रैटेजी देखो है, व्यू रचना,
इसको स्ट्रैटेजी कहते हैं, अनुभव और समस्याएं, एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम्स। बिहार की अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ बिहार। अब आ जाइए बिहार, अब इंडिया हो गया, अब आइए बिहार पे। बिहार की इकोनॉमी, बिहार में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उससे संबंधित बैरियर्स यानी रुकावटें, गरीबी, बेरोजगारी, भूमि सुधार की प्रगति। अब देखो, लैंड रिफॉर्म जो आप ऊपर पढ़ोगे क्या बिहार में लागू नहीं होगा? जो पॉवर्टी ऊपर पढ़ेंगे बिहार में लागू नहीं होगा। जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात करेंगे वो बिहार में लागू नहीं होगा। वो सारे सिद्धांत, सारा रूल बिहार पे भी लागू होगा। बस अंतर यही होगा कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, हमको यहां के कॉन्टेक्स्ट में हमें चीजों को सही से समझना है और इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, यहां के डाटा के साथ हमें उसको रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यही आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। इकोनॉमिक्स के सिलेबस की जो बात कर रहे थे, दिस इज योर इकोनॉमिक्स सिलेबस, और जिससे आप असिस्टेंट का एग्जाम देंगे। और चूंकि असिस्टेंट का एग्जाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी का री एग्जाम नहीं हुआ अभी, तो अब बीपीएससी 70 में पीटी लिखने का मौका नहीं मिल रहा, तो फिर आपको इसको की तैयारी करनी चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। अगर सब कुछ क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट